शाह साहब। हाँ जी। अरे सॉरी, थोड़ा सा एक पैची लाइन में जुड़ गए अपन लोग, अब बातचीत हो नहीं पा रही ढंग से, इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था। शाह साहब, मैं पूछ रहा था, आप लोग के प्लान्स हैं एसेट मैनेजमेंट में, आपने हाल में एआईएफ लॉन्च किया था, किस तरह के टारगेटेड एयूएम्स, किस तरह के ग्रोथ के प्लान्स हैं आप लोगों के, और साथ में क्या कोई पीएमएस लाइसेंस वगैरह भी एक्वायर करने का मन? या सो आशीष, हम लोगों ने आज तक एक एआईएफ जो फर्स्ट जो 2019 में लॉन्च किया था, वो 75 करोड़ के एयूएम से था। और अभी दूसरा एआईएफ हम 350 करोड़ का लॉन्च कर चुके हैं और उसमें 39% के रिटर्न से हम लोग काम कर रहे हैं। रिसेंटली हमने तीसरा जो एआईएफ लॉन्च किया है, जो 750 करोड़ का रहेगा। और आगे जाके हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये या 2 साल में ये यूएम को हम 3000 करोड़ तक लेके जाए और वहां से ज्यादा क्लाइंट की और इन्वेस्टर की वेल्थ जनरेट कर पाए। 39% के रिटर्न्स, गुड यार। अच्छा शाह साहब, अपने रिटेल, अपने एचएनआई, अपने इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस के लिए किस तरह से आप एक्सपैंड कर रहे हो अपनी रिसर्च ऑफरिंग्स या प्रोडक्ट्स वगैरह? ये सो आज हमारी जो रिसर्च टीम है जो बीकेसी में बैठती है, और मोर देन 40 पीपल वर्किंग इन अवर रिसर्च टीम, और वो लोग एग्जैक्टली 60 से 100 स्टॉक को आज के दिन में कवर कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले 1 साल में एक पावर आइडियाज करके हमारे इन्वेस्टर के लिए और हमारे क्लाइंट्स के लिए एक प्रोडक्ट निकाला है, जिसमें हम पावर आइडियाज लेके आते हैं जो मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से और फंडामेंटल के हिसाब से काम करते हैं, और उसके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट निकलती है। और वो रिपोर्ट में भी आप देखोगे कि अभी हमने एसजेवीएन का एक रिपोर्ट निकाला था 84 के रेट के आसपास, और 125 का टारगेट दिया था। और ये रिसर्च रिपोर्ट मिनिमम 30 पेज की रहती है, जिसमें पूरा डिटेल वर्किंग रहता है कि कंपनी के बारे में हम क्या सोचते हैं, मैनेजमेंट के पास जाते हैं, उससे समझते हैं कि आपका ग्रोथ टारगेट क्या है, कहाँ से पैसा बनेगा। और ये रिपोर्ट हम क्लाइंट को देते हैं, और इसी के ऊपर पावर आइडियाज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो रिसर्च, एआईएफ, और ये हमारा मेन फोकस हो गया है अभी, कि जहां से हमारी कंपनी का ग्रोथ हम देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो या ब्रोकिंग का बिजनेस हो, किस तरह के ग्रोथ आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हो? और आजकल तो सब डिजिटल ऑफरिंग्स, एप्स वगैरह की बात करते हैं, आप लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसे इंप्रूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग मोनार्च में? तो मोनार्क में हम अभी दो चीजों पे काम कर रहे हैं। एक काम ये है कि हमने रिसर्च करके एक नया ऐप निकाला है, जिसमें हम रोबो एडवाइजरी और अलग अलग तरीके के स्ट्रेटेजीज के ऊपर हमारे क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं। दूसरा, हम एक और काम कर रहे हैं जिसमें हम एचएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आज के दिन में टेस्टिंग मोड पे है, और वी आर वेरी कंफर्टेबल कि 1 या 2 महीने में ये हम मार्केट में जाएंगे इसको लेके। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और एफपीआई है, उनको एचएफटी का ट्रेडिंग प्रोवाइड करने की उसके ऊपर काम कर रहे हैं। परफेक्ट। तो एचएफटी बेसिकली आप करो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, है ना? यस यस यस। आज क्या हो गया है कि बहुत सारी एफपीआई मार्केट में आ गई है, कि बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपने मार्केट में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए एक सुविधा, बैक टेस्टिंग सुविधा के साथ अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करके उनमें कितना रिटर्न आ सकता है, ये सब सर्विसेज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ओके, ये सब नंबर्स रिफ्लेक्ट हो भी रहा है, साल दर साल बहुत बढ़िया ग्रोथ आंकड़ों में देखने को मिली। शाह साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, कांग्रेचुलेशंस एक बढ़िया क्वार्टरली परफॉर्मेंस के लिए। इस नोट पर रिजल्ट्स के तांता लगे हुए हैं, स्क्रीन पे आपके टिकर टीम ब्यूटीफुली सारे नंबर्स चला रही है, उसके रिजल्ट रिएक्शंस भी आपकी स्क्रीन पर है, उस पर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बाजार का ओवरऑल मूड वाकई बिगड़ा हुआ। बैंक निफ्टी 750 पॉइंट दबाव में। इस नोट पर आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। सॉरी, कई सारी महिलाओं से ढंग से बातचीत हो नहीं पाई थी, कल रिज्यूम करेंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला, सवाल जवाब का सिलसिला 12:27 पर। नमस्कार।
नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन पर है हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आपको आपकी स्क्रीन पे पुणे से लाइव नजर नहीं आ रही। लेटर अब क्या हुआ? ये आ गई। हाय आस्था, गुड आफ्टरनून। बस आ रहे हैं, अपन बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी और थ्रेड का आईडी। कुछ कई सारे जवाब वीकेंड पे दे दिए मैंने, कुछ पेंडिंग बचे हुए उनको मैं आज फॉलोअप में ले लूँगा, आज या एक दो दिन में। आप अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। प्रॉमिस ये है कि जो जो जिनके साथ शेड्यूलिंग मैच होगी वो सब इस शो में शिरकत करते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए अब जरा मार्केट स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। यार दिक्कत वाला सेशन है। हमने 21,750 के ऊपरी स्तर छुए थे। गैप अप के साथ शुरुआत होने के गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल संकेत इंडिकेशन दे रहे थे। हम गैप के साथ खुले 21,750 यानी कि 180 पॉइंट ऊपर थे। वो 180 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी अब 180 पॉइंट दबाव में 350 पॉइंट दिन के हाई से भारतीय बाजार घूम गए। कुछ देर तो 21,500 जो लकीर थी, 21,500 के आसपास जब थम रहे थे तो लग रहा था चलो वहां जाके थमेंगे। अब 21,500 वाला भी 21,400 पे आके खड़ा हुआ है। प्रेशर उस तरह से माउंट हो रहा है हमारे बाजारों में। ये देखिए 350 अंक ऊपर इस तरह से करेक्ट हो गया आज। और सारे समीकरण बिगाड़ने का काम एचडीएफसी बैंक ने करा। यही वो बैंकिंग स्टॉक था जिसने पिछले हफ्ते सारा मूड बिगाड़ा। इसी के कारण निफ्टी बैंक पिछले हफ्ते 1600-1700 अंक गिरा, 3.5% टूटा था। और इसी के फलस्वरूप निफ्टी भी पिछले हफ्ते 1.5% गिरा था। और निफ्टी बैंक फिर दिन के लोज पे, क्योंकि इसका सबसे हेवी वेट 33% हिस्सा इकलौता एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर 3% दबाव के साथ। और ये ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक रखिए स्क्रीन पे, ना एचडीएफसी बैंक रखिए। पिछली बार जब ये मर्जर रिलेटेड कंसर्न्स वगैरह वे कर रहे थे, एफआईआईज निकले थे, तो मेरे ख्याल से 1460 वो जोन्स थे जब एचडीएफसी बैंक जहां से घूमा था और चलना शुरू हुआ था। फिर इस बार खराब नंबर्स पे 1480 के आसपास आया था और वहीं से घूमा, लगा चलने लगा। भाई साहब दिक्कत खत्म है, 1500 प्लस पे ट्रेड करने लगा था, पर कुछ नहीं हुआ है। कहां वो 1460 मर्जर रिलेटेड पेन, रिजल्ट के पेन के बाद 1425 आज इंटरडे लोज हैं। इस तरह से ये बैंक पिटाई झेल रहा है। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे दिखाएगा एचडीएफसी बैंक, कुछ हद तक रिलायंस इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल आज के फॉल के लिए, लेकिन ये एक वो दिक्कत वाली पॉकेट है। और प्रिसाइसली वही जोन्स जो कॉल राइटर्स का एग्रेसिव जोन था, 21,700 21,800 दोनों तरफ कॉल राइटर्स तगड़े काबिज नजर आए थे। 21,750 उन्हीं जोन से आज हम ठंडे पड़ गए। ये है बाजार की अब तक की स्थिति। टिकर टीम ब्यूटीफुली चला ही रही है, बाकी का बाजार आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा। अब मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूं आज के सवाल जवाब के लिए। हमारे साथ हमें जाना है आज पटना, बेंगलुरु और पुणे। पटना से शुरुआत कर रहा हूं। कादंबरी सिन्हा जी स्क्रीन पे, मेरे ख्याल सब जुड़ चुके हैं, सबको दिखाइएगा। आप सबको गुड आफ्टरनून। कादंबरी मैम, सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा दिक्कत वाला स्टॉक कौन सा? पहले उस सवाल से शुरुआत करते हैं, कौन सी स्टॉक? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मेरे पास 300 शेयर्स एनबीसीसी के हैं। एवरेज प्राइस मेरे 55 रुपीज है और मैं अभी इसमें और ऐड करना चाह रही हूँ। तो ऑल्दो ये स्टॉक का पास्ट परफॉर्मेंस तो थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, अभी थोड़ी इसकी रीरेटिंग हो रही है, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो ग्रोथ दिख रही है कंपनी में। तो मैं इसको आगे और कितने शेयर्स इसमें, मतलब अगर सपोज मैं इसमें किस रेट पे और ऐड करूं? तो मन बना लिया ऐड करने। आज एक तो पहले आज से पूछ लेता हूं, सही कॉल है कि नहीं ऐड करना, प्लस अगर करना है तो किस भाव पे ऐड करूं, है ना? क्योंकि सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं ना, तो इस विजन से मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा अगर ऐड करना है तो किस रेट पे और ऐड करूं। पर क्या वो एनबीसीसी सही स्टॉक है कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए? पूछ लेता हूं आस्था से। ये आपके साथ कौन है? सर ये मेरी मदर इन लॉ है, जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं मेरे ट्रेडिंग के उसमें। जिस दिन कभी ये मेरे से हमेशा पूछते रहती है आज कैसा रहा तुम्हारा मार्केट, अगर जिस दिन लॉस हुआ उनको बताती हूँ तो बोलती है निराश होने की जरूरत नहीं है, आज बाजार है। सासू माँ क्या बोलती है बताइए? निराश नहीं होना चाहिए।
हार जीत तो लगा रहता है जीवन में। अरे वाह, आपको प्रणाम, चरण स्पर्श। भाई आस्था एनबीसीसी 55 की खरीद थी, 105 पे चल रहा है और ऐड करने का मन है। व्यू बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए सही स्टॉक है क्या लॉन्ग टर्म के लिए, और किस भाव पे ऐड करूं अगर आपको सही लगता है तो? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मनाली मैम और आपकी मदर इन लॉ दोनों को नमस्कार मेरी तरफ से। आशीष, गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए एनबीसीसी की बात करें तो हाँ, बहुत अच्छी चाल आई थी, क्योंकि पहले के जो क्वार्टर्स थे, यानी कि स्पेशली जो क्वार्टर 1 के नतीजे थे वो इतने अच्छे नहीं आए थे, तो तब नहीं चला था। आपने बिल्कुल सही बोला, उसके बाद से ये है ना चलने लगा। सो अभी ये मुझे लगता है कि तेज बहुत हो गया है मैम, तो आप थोड़ा सा अभी इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो मेरे को लगता है थोड़ा सा वेट कर लो, और नीचे में एक बार ये अगर आ जाता है 95 96 के आसपास, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा 5 से 7% या 10% करेक्ट होता है, तब आप लेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, क्योंकि चार्ट्स पे भी एक बड़ा गैप बना हुआ है। जब इस तरह के गैप होते हैं तो वो इंडिकेशन देते हैं कि हो सकता है कि कभी बड़ा फॉल आए तो वो गैप फिल करने के लिए नीचे भी आए, तो हम उसकी राह देखेंगे। और अभी आपको मैं वेट करने के लिए बोलूंगी, नई एडिशंस अगर कर ली है तो ठीक है, लेकिन और अगर करना चाहते हैं तो रुक जाइए, थोड़ा सा और गिरने दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक आपने लिया है, और लॉन्ग टर्म में जो इसके नेक्स्ट टारगेट अब हमको देखने को मिलेंगे, वो मुझे यहाँ से जो लग रहा है ये आराम से 120 तक या फिर 123 तक ये दिखाता हुआ नजर आएगा। सो यहाँ से भी 10 से 20% का अपसाइड लगता है, लेकिन अभी नहीं इसमें और एडिशन करना है, थोड़े डिप में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। कर्नाटक बंगलुरु, लक्ष्मी मैम स्क्रीन पे। लक्ष्मी मैम, आपका पहला सवाल। जी मेरा ये न्यूजेन सॉफ्टवेयर करके कंपनी का, मैंने जस्ट अभी उसका क्वार्टर का रिजल्ट आया तो काफी अच्छा था, तो मैंने 888 पे 105 क्वांटिटी लिया है। तो ये कैसे अभी तक कैसा रहेगा इसका आगे का, और कितना होल्ड करना पड़ेगा? एकदम हाइस पे पकड़ा हुआ है आस्था, 80 रुपए का लॉस हो रहा है, पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से न्यूजेन सॉफ्टवेयर कैसी है? देखिए न्यूजेन में इन्होंने सही बोला, रिजल्ट्स के हिसाब से इन्होंने इसको पकड़ा है, और कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, रिजल्ट्स तो अच्छे आते हैं लेकिन थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है, तो वो वाला ही करेक्शन है, जो कि कोई बड़ा डराने वाला कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो मैम बने रहिए इसमें, हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे आए, तो आप तैयारी रखिए थोड़ा और नीचे आने की। कहाँ तक जा सकता है? मेरे हिसाब से 750 से नीचे नहीं आएगा, ये मैं आपको जो लेवल दे रही हूँ, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा नीचे बनने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो वहां तक भी आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, आप होल्ड करिए, बने रहिए इसमें। और इसमें स्टॉप लॉस आप चाहो तो वही 750 का ही लगा लो, या 740 का लगा लो, और बने रहो आप पोजिशन में। मुझे लग रहा है ये वापस से तेज होगा, एक बार 830 के ऊपर निकल गया ना, तो ये 900 तक की चाल आराम से पकड़ लेगा। रिजल्ट्स भी ठीक है, तो सभी तरह से ठीक लग रहा है, बस थोड़ा चल नहीं रहा, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और नीचे आए और उसके बाद फिर शायद वापस से ये चाल पकड़ सकता है, तो एक हेल्दी करेक्शन ही लग रहा है, डराने वाला करेक्शन नहीं लग रहा। अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा क्योंकि आज एक मैनेजमेंट भी है, बोर्ड रूम। मोनार्च नेटवर्थ कैपिटल के एमडी वैभव शाह साहब से भी बातचीत करनी है। पहले पुणे जा रहा हूं मनाली बालाजी के पास। मनाली मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, आपका पहला सवाल, पहली क्वेरी कौन सी? सर मेरा पहला सवाल है कोफोज को लेकर। मेरे पास 6122 के भाव पे 90 शेयर्स है, और मुझे ये जानना है कि ये तो 6785 तक गया था, और उसके बाद 6800 या 900 तक भी टारगेट मिला था, बट ये एलटीआई माइंट्री के रिजल्ट की वजह से ये बहुत गिर गया है। तो अभी इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? क्या पहला वाला टारगेट मुझे मिलने वाला है या नहीं? किसी और की गलती की सजा मुझे मिल रही है आस्था, तो जहां से करेक्ट हुआ तो वापस जाएगा नहीं जाएगा? देखिए रेवेन्यू गाइडेंस तो इन्होंने मेंटेन की है, जो रिजल्ट्स आए थे, और रिजल्ट्स में भी प्रॉफिट में तो बढ़ोतरी दिखाई है, तो रिजल्ट्स तो ठीक थे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे और आ सकता है, मे बी 6190 तक ये जैसे अभी ये चल रहा है 6190 तक, तो और ज्यादा नीचे में मैं इसको 6100 से ज्यादा नीचे नहीं मान रही हूँ। वहां तक भी माइट भी पॉसिबल कि एक बार आ जाए, लेकिन आप बने रहिए मैम, वापस से तेज होगा। स्टॉप लॉस लगाना है 6000 का, पोजिशंस को करना है कंटिन्यू। टारगेट वापस से इसमें जो हम रख सकते हैं वो 6400 तक के रख सकते हैं। अच्छा, इस बीच एक काम करूं, पहले मैनेजमेंट के पास चला जाए और मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के एमडी वैभव शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दिखाइए डॉक्टर साहब। हाँ,
ये वैभव साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। अच्छा, क्विकली जो रिजल्ट्स आए वो दिखा देता हूं आप लोगों को। कुल आय में साल दर साल 62% और तिमाही दर तिमाही 6% का उछाल, और मुनाफे में तगड़ा जंप, 38.5 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट करा है। शाह साहब, पहले तो ये क्वार्टर नंबर्स, ये जो 30-40 करोड़, अब तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए के नंबर्स आप थ्रो अप कर रहे हो। एग्ज्यूम करें हम लोग क्या कि ये प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं, ये क्वार्टरली रन रेट अब यहां से देखने को मिलेगा, क्योंकि गिवन जिस तरह का स्ट्रांग मार्केट्स में मोमेंटम बना हुआ है। आप लोग के गाइडेंस क्या है आंकड़ों को लेकर आगे की? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आपने बताया जैसे कि ये जो नंबर 40 करोड़ के नंबर जो है, तो आज के दिन में आप देखोगे कि मार्केट में जिस तरह का ट्रैक्शन आ रहा है, नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं। आप देखो कि डीमेट अकाउंट का नंबर 13 करोड़ के आसपास पहुंच गए, और जिस तरह से SIP, म्यूचुअल फंड और सब जगह से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होने के लिए आ रहा है। तो पहले मोनार्क हम लोग एज ए ब्रोकिंग एंटिटी काम करते थे, फिर हमने थोड़ा उसका फोकस चेंज किया है, और आप देखोगे कि हमने एसेट मैनेजमेंट पे, AIF पे, मर्चेंट बैंकिंग और उसके ऊपर ज्यादा फोकस किए। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये नंबर तो मिनिमम रहेंगे 30 से 40 करोड़ के बीच में, और हम जिस तरह मार्केट चल रहा है उसमें और भी आगे 25-30% के ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। और हमारी टीम जो आगे होगा। डॉक्टर साहब, लिंक वापस स्टैब्लिश हुआ गया? शाह साहब, सुन पा रहे हो आप मुझे? यस मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ। अच्छा, आप लोग एसेट मैनेजमेंट के धंधे में उतरने की तैयारी कर रहे हो। हाल में आपने एक AIF लॉन्च किया था। किस तरह के AUMs आप लोग टारगेट कर रहे हो? किस तरह की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट करें? क्या ये कंपनी PMS लाइसेंस भी एक्वायर करने की तैयारी कर रही है? सो ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार शाह साहब से कंटिन्यू करेंगे बातचीत। पर इस नोट पर मनाली मैम, कादम्बरी मैम, लक्ष्मी मैम किसी और दिन आप लोगों से वापस जुड़ेंगे। मेरी टीम्स को मैं बता दूंगा, शेड्यूलिंग हो जाएगी। और आस्था जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़ी तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार होपिंग ये मोनाज के मैनेजमेंट से ढंग से चर्चा हो पाएगी।